नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है, बेहद ही परेशान कर देने वाली है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से राजस्थान जाने वाले हाईवे पर रात करीब 12 बज रहे थे। पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। अचानक पुलिस को दिखाई देता है कि एक गाड़ी, फोर व्हीलर, सफ़ेद कलर की, वो एक पेड़ से टकराई हुई है और उसके आगे का हिस्सा चकनाचूर हो चुका है। अब पुलिस अपनी गाड़ी रोकती है और रोकने के बाद जब उस एक्सीडेंटल गाड़ी के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि अंदर एक आदमी बैठा हुआ है गाड़ी में, जो कि बेहद ही जख्मी है, बेहद ही चोटें आई है उसको। अब पुलिस फौरन इस व्यक्ति को किसी तरह से निकालती है। निकालकर एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। एम्बुलेंस आती है, उस व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जब एम्बुलेंस लेकर पहुंचती है तो डॉक्टर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस उस व्यक्ति की शिनाख्त करने लगती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। उसके पास ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड रहता है, ना ही उसके पास फ़ोन रहता है। अब पुलिस जो गाड़ी का नंबर रहता है, उस गाड़ी के नंबर को सर्च करती है तो पता चलता है गाड़ी का नंबर जो है दिल्ली के ही रहने वाले एक व्यक्ति का है। अब पुलिस उस व्यक्ति को फ़ोन करती है और बताती है कि आपके जो गाड़ी है, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक लड़का है। वह व्यक्ति भी भागता हुआ, दौड़ता हुआ वहाँ जाता है। पुलिस अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब लड़के की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस उस रिपोर्ट को देखकर हैरान रहती है, सन्न रह जाती है। दरअसल उस व्यक्ति की मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि एक्सीडेंट सिर्फ सबूत को छुपाने के लिए किया गया था। उस लड़के की मौत गला दबने से और सर पर भारी चीज से वार करने से हुई थी। अब पुलिस उस केस को, एक्सीडेंटल केस को, जिसे अब तक पुलिस एक्सीडेंटल केस समझ रही थी, अब हत्या का शिकायत दर्ज करती है। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल में जिसकी गाड़ी रहती है, पहले उससे पूछताछ होती है। तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करता, पुलिस को गुमराह करने की बात करता, लेकिन फिर पुलिस जो है सर्च में लग जाती है, अपने जांच पड़ताल को और तेज करती है। जब पुलिस जांच पड़ताल अपनी तेज करती है तो पुलिस को एक ऐसा क्लू हाथ लगता है जो बेहद ही हैरान कर देने वाला रहता है। पुलिस उस गाड़ी के मालिक से जब पूछताछ करती है तो वह मालिक टूट जाता है और एक ऐसी हकीकत बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रहती है। और जो भी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस खबर को सुनता, उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, वह भी हैरान रहता है। दरअसल झारखंड का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रितेश रहता है। रितेश बेहद ही गरीब परिवार का लड़का रहता है। उसके परिवार में रितेश के माताजी, पिताजी और उसकी एक छोटी बहन रहती है। अब रितेश चाहता था कि पहले उसकी बहन की शादी कर दी जाए। मात्र दोनों की उम्र में 1.5 से 2 साल का फर्क रहता है। तो घर वाले भी परेशान रहते हैं कि बेटी भी बड़ी हो रही है, पैसों की भी ज़रूरत है। तो रितेश एक दुकान खोलता है उसी झारखंड के रायपुर में, लेकिन दुकान अब अच्छी चलती नहीं थी। फिर वह मुर्गी फार्म का काम करता है। मुर्गी फार्म का भी काम में उसको घाटा होता है और काफ़ी जब नुकसान हो जाता है तो वह वहाँ से सोचता है कि क्यों ना अब किसी बड़े शहर चला जाए। तभी उसकी एक दोस्त से बातचीत होती है। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, तुम दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में तुम्हें मैं एक जॉब दिला दूंगा, तुम ड्राइविंग भी अच्छा कर लेते हो, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और तुम्हें अच्छा खासा पैसे भी मिलेंगे। अब वो अपनी जो भी जिम्मेदारियां थी उसको निभाने के लिए, मुर्गी फार्म को चलाने के लिए जो उसने कर्जे लिए थे उसको भरने के लिए, बहन की शादी के लिए, अब कुछ पैसे इकट्ठा करता है और वह दिल्ली निकल जाता है। दिल्ली जाने के बाद अपने दोस्त से मिलता है और दोस्त के रूम पर ही रहता है। फिर दोस्त किसी तरह से बातचीत करके एक दुकान पर उसे लगवा देता है। अब दुकान की जो मालकिन रहती हैं वही दुकान की देख रेख करती थी, बेहद ही खूबसूरत मालकिन जिनका नाम शालिनी रहता है। शालिनी की उम्र महज 40 साल रहती है। अब शालिनी के साथ, अपने मकान मालकिन के साथ, मालकिन के साथ वहीं पर काम करने लगता है।
काम करने के बाद जब जैसे ही कुछ महीने और गुजरते हैं, अब दोनों की बातचीत होने लगती है। अब दोनों एक घर की तरह रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के साथ मालकिन और नौकर दोनों ही घुल मिल जाते हैं। अब नौकर मालकिन घुल मिल जाते हैं तो मालकिन कहती है कि साहब अक्सर कर बाहर रहते हैं, मैं और बेटी घर पर अकेले ही रहते हैं, और तुम ड्राइविंग का भी काम कर लेते हो। मुझे गाड़ी चलाकर आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, मैं सही से ड्राइविंग कर नहीं पाती हूँ। तो एक काम करो कि तुम मेरे ही घर पर रहो और मेरे ही साथ रहो, तुम्हारी सैलरी कुछ और बढ़ा दूंगी, और तुम ड्राइविंग भी किया करो, गाड़ी भी चलाया करो। मात्र बेटी को स्कूल छोड़ना है, स्कूल से लाना है, और ऑफ यहाँ पर आकर दुकान का काम देखना है। अब रितेश खुश हो जाता है, उसे पैसों की ज़रूरत रहती है कि मालकिन के घर पर रहेगा तो उसके जो किराए रखते हैं वो अभी बचेंगे और खाने पीने के भी पैसे बच जाएंगे। जितनी वेतन उसे मिलेगी उसके हाथों में आएगी, बचत होगी, उससे वो अपनी बहन की शादी कर सकेगा और कर्जे भर सकेगा। अब वह मकान मालकिन यानी कि जो दुकानदार रहती है मालकिन दुकान की, मालकिन के साथ रहने लगता है। अब मालकिन के साथ जब रितेश रहने लगता है तो कुछ ही दिनों बाद दोनों की बातचीत इस कदर आगे बढ़ जाती है कि 22 साल का जो लड़का रहता है रितेश, अब वह मालकिन के साथ बातचीत करते करते गाड़ी में बैठाकर साथ आते जाते, दुकान पर रहते जाते, दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर घुल मिल जाते हैं कि उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, एक अच्छा संबंध बन जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बातें भी करते, हंसी मजाक भी करते हैं। अब एक दिन उसके साहब जो है कहीं बाहर किसी काम से गए रहते हैं। उस दिन घर पर सिर्फ मालकिन और उसकी बेटी रहती है। तो जब बेटी सो जाती है तो मालकिन अपने कमरे में अपने नौकर को, रितेश को बुलाती है। अब जैसे ही नौकर को पता चलता है कि रात के 11 बज रहे हैं और मालकिन इस समय बुला रही है, तो अभी मालकिन के प्यार में, मालकिन के खूबसूरत मालकिन के हुस्न का दीवाना हो जाता है। अब वो अभी मालकिन के कमरे में जाता है, मालकिन से बैठकर बातचीत करने लगता है। मालकिन कहती है समय पास नहीं हो रहा है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और एक दूसरे को बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ देखते ही देखते शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब मालकिन नौकर की हो जाती है, नौकर मालकिन का हो जाता है। अब नौकर मालकिन को दिल दे बैठता है और मालकिन भी नौकर को दिल दे बैठती है। अब दोनों पति पत्नी के तरह रहने लगते हैं घर में ही। जब भी मौका मिलता मालकिन नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाती, उसके साथ घूमने जाती, और जो उसके पति रहते हैं उनकी उम्र 45 साल, जिनका नाम सुनील रहता है, वो अक्सर कर बाहर ही रहते थे। मात्र घर पे 2-4 दिन के लिए आते थे और बाकी समय वो अपने बिजनेस के काम से बाहर ही रहते थे, कभी मुंबई तो कभी दिल्ली तो कभी बेंगलोर। अब इस परिवार को समय नहीं दे पाते थे। और जो नौकर का व्यवहार था, मालिक उन्हें अपने बेटे की तरह मानता था, क्योंकि जो रितेश रहता है वह बहुत ही दिल का अच्छा रहता है, बातों का भी अच्छा रहता है। अपनी बातों में किसी को भी दीवाना बना देता था, अपनी बातों से कायल कर देता था। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन घर पर मालकिन नौकर के साथ कमरे में रात को समय व्यतीत कर रही थी। तभी बेटी की नींद खुल जाती है और बेटी देखती है कि माँ अपने कमरे में नहीं है, तो वह नौकर के कमरे में जाती है। जब नौकर के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके कमरे की लाइट जल रही है और कमरे में जो है कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब उसे शक होता है तो वह अब जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। कुछ देर बाद वह देखती है कि उसकी माँ जो है नौकर के कमरे से आ रही है, तो बेटी को शक हो जाता है। अब बेटी क्या करती है कि कुछ दिनों बाद फिर अपनी माँ के तलाश में रहती है कि आखिर उसकी माँ नौकर के साथ क्या कर रही है। फिर एक दिन वह देखती है कि माँ नौकर के कमरे में है और काफ़ी समय से है। फिर वह किसी तरीके से जांचने के प्रयास करती है और उसे दिखाई देता है कि माँ जो है नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है, दोनों का अफेयर चल रहा है। अब वह शर्माती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब नौकर रितेश उस लड़की को लेकर कॉलेज लेकर जाता है छोड़ने के लिए, तो लड़की पूछती है, जो रितेश से बातचीत करती है वह भी घुल मिल गई रहती है,
वह कहती है कि रितेश, लगभग दोनों हम उम्र ही रहते हैं। तो वह कहती है कि रितेश, तुम जो मेरी माँ के साथ कर रहे हो मुझे अच्छी तरह से पता है। अब रितेश चौंक जाता है और गाड़ी वहीं रोक देता है। कहता है, मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा क्या कर रहा हूँ जो तुम्हें पता है? लड़की कहती है, कल रात मैंने देखा जो तुम मेरी माँ के साथ कर रहे थे। अब रितेश कहता है, ऐसा क्या है? तुमने जो भी देखा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मालकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ। समय नहीं पास होता तो बैठकर मेरे पास बातें करती हैं। अब कुछ फोटोज भी रहते हैं जो कहीं से वह खींची रहती है, वह दिखाती है, यह तुम्हारे और मेरी माँ की फ़ोटो है। तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। अब रितेश किसी तरह से उस लड़की को मनाता है। फिर बातचीत करते करते अब लड़की से आते जाते लड़की भी उस नौकर रितेश की दीवानी हो जाती है। वह भी रितेश से कहती है कि मैं तुम्हें बेहद चाहने लगी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रितेश कहता है, मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। अब धीरे धीरे देखते देखते जब माँ अपने दुकान पर होती तो रितेश कोई न कोई बहाना कर घर पर चला जाता था, और जब लड़की घर पर रहती थी तो लड़की के साथ बैठकर बातें करने लगता था। इसी तरह एक दिन बात करते करते लड़की और नौकर रितेश दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब रात में माँ के साथ, सुबह बेटी के साथ जब भी रितेश को समय मिलता, अब वह दो नाव पर चढ़ चुका था। उसे तो फंसना ही था। अब इधर बेटी शादी के सपने देख रही थी, रितेश बेहद पसंद आने लगा था। कुछ ही दिनों बाद जब लड़की घर पर रहती है, माँ भी घर पर रहती है, सभी लोग घर पर रहते हैं, तभी लड़की अपनी माँ को बताती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। अब माँ घबराती है, रितेश से कहती है कि चलो इसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। माँ रितेश के साथ हॉस्पिटल जाती है अपनी बेटी को लेकर। हॉस्पिटल में जब लड़की की जांच होती है, चेकअप होता है, तो पता चलता है कि लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जैसे यह खबर, यह हकीकत माँ सुनती है तो हैरान रह जाती है। अब वहाँ से वह किसी तरह से घर लेकर लड़की को जाती है, और कमरे में लड़की से जब पूछताछ करती है तो लड़की कहती है कि माँ, जो तुम रितेश के साथ करती हो, और तुम्हारा तो पति भी है, पिता के रहते तुम ऐसा काम कर रही हो, और मैं तो रितेश से प्यार करती हूँ, और रितेश के साथ मेरे शारीरिक संबंध भी हैं, और मैं रितेश से शादी करना चाहती हूँ। जैसे ये बात सुनती है माँ, वो समझ जाती है कि रितेश माँ के साथ भी, उसके यानी कि मालकिन के साथ भी और उसकी बेटी के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, दोनों का नाजायज फायदा उठा रहा है। अम्मा गुस्सा होती है और लड़की को पीटना शुरू करती है। वैसे ही रितेश आकर बचाने लगता है, तो मालकिन रितेश को भी डांट फटकार लगाती है, मारने लगती है। तो रितेश वहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब रितेश कहाँ गरीब परिवार का लड़का रहता है, झारखंड का लड़का रहता है, और वो कहाँ अमीर महिला रहती है। इसी बीच उसकी बहन का फ़ोन आता है रितेश पर। उसकी बहन रितेश से कहती है, भैया मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, तुम कब आ रहे हो? मेरे लिए कुछ शादी के कपड़े भी लेते आना। अब भाई बहुत खुश था, लेकिन भाई के सामने एक और टेंशन थी। समस्या ये थी कि वह मालकिन के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया करता था, उसके नाजायज रिश्ते उसकी बेटी के साथ भी थे। वह कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा था। लड़की के पिताजी घर से बाहर रहते, अम्मा उनके आने का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर अपने पति को वह क्या जवाब देगी। उसकी तो पोल खुल चुकी है, बेटी भी जानती है, बेटी के पास सबूत भी हैं। और उधर बहन अपने भाई का इंतजार कर रही थी। भाई कहता है, ठीक है, मैं समय निकाल कर जैसे ही छुट्टी मिलता है मैं घर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर जरूर आऊँगा। उधर घर वाले माँ और बहन अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। और इधर एक रात 29 नवंबर को रितेश घर से बाहर गाड़ी लेकर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उसकी शिनाख्त झारखंड के एक क्षेत्र के रहने वाले रितेश के रूप में होती है। और जिसके नंबर से जिसकी गाड़ी रहती है, जिसका नंबर रहता है गाड़ी पर, जब उसका पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वह नंबर सुनील का है। सुनील को फ़ोन कर पुलिस बुलाती है, पूछताछ करती है। पहले तो सुनील इधर उधर की बातें करता, फिर जब सुनील टूटता है तो वह रोते हुए पुलिस को एक ऐसी हकीकत बताता है। वो बताता है कि साहब, एक दिन मैं घर जब आया तो मुझे पता चला मेरी लड़की प्रेग्नेंट है। और जब लड़की से पूछताछ की तो लड़की
ने बताया कि माँ के साथ भी नौकर का शारीरिक संबंध है और मेरे साथ भी, और मैं शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए अब कहाँ वो गरीब घर का लड़का था, शादी हो नहीं सकती थी। समाज क्या कहता कि नौकर के साथ ही लड़की की शादी कर दी। इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैं अपने एक दोस्त से बात किया। दोस्त से बात कर इसको अपने साथ में एक उसके कमरे पर ले गया और ले जाने के बाद इसको कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाने के बाद उसमें बेहोशी की दवाइयाँ मिला दी, और जब यह बेहोश हो गया तो वहीं पर हमने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। और शर्त पे यह बचा न रह जाए इसलिए कई बार हमले भी किए, और सबूत छिपाने के लिए अपनी 4 व्हीलर से ही उस लड़के को उसमें बैठाकर, ताकि लोगों को एक्सीडेंट लगे, हमने खुद एक्सीडेंट कर वहाँ पर गाड़ी को छोड़कर वहाँ से मैं और मेरा दोस्त दोनों लोग वहाँ से फरार हो गए। लेकिन सुनील अनजान रहता है, उसे शायद शहर में था, पढ़ा लिखा था, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं आया। कहते हैं जब जुर्म सर पर सवार होता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे गुस्सा इस बात की थी कि उसकी बेटी और उसकी पत्नी दोनों ही उसे धोखा दे रहे थे, और अगर बेटी पत्नी से लड़ता तो समाज भी समझ जाता, सारी हकीकत पता चल जाती। उन हकीकतों को छुपाने के लिए उसने नौकर की हत्या करने को अच्छा समझा, एक अच्छा रास्ता समझा और उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसके साथी को भी गिरफ्तार करती है, दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब जो भी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से इस खबर को सुनता वो हैरान रहता, परेशान रहता कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। भला नौकर की क्या गलती थी? गलती तो उस माँ की थी जिसने अपने आगोश में आकर एक जवान लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने को अच्छा समझा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। अपनी भूख विलास के लिए उस महिला ने नौकर को अपना शिकार बनाया, और फिर नौकर भी उसके प्यार में, जवान लड़का रहता है, फिसल जाता है, और फिसलने के बाद फिर उसकी बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और कहीं ना कहीं वह यह भूल जाता है कि इसका हश्र भी बुरा होगा, और जो मालिक रहता है वह भी यह भूल जाता है कि तुम लाख गुनाह कर लो, किसी भी तरह की साजिश कर लो, लेकिन जो कानून के हाथ हैं वो बड़े लंबे होते हैं, एक न एक दिन तुम्हारी गर्दन तक जरूर पहुंच जाएंगे। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया जाता है। लड़के की बॉडी को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। जो बहन इंतजार कर रही थी, तो उसका भाई कपड़े लेकर आएगा उसकी शादी के लिए। अब उसके घर वाले अपने बेटे उस भाई का अंतिम संस्कार करते हैं। संस्कार करने के बाद कुछ दिनों बाद उस लड़की की शादी कर दी जाती है। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य साथियों आप सभी को जागरूक करना है, किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम हैं इमरान खान है, नसीमुद्दीन हमीरपुर यूपी के रहने वाले हैं, अनिल यादव उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जगराम जी दिल्ली के रहने वाले हैं। जगराम जी, आज दिल्ली की ही कहानी है, आप कमेंट्स जरूर कर बताइएगा कहानी कैसी लगी। नरोत्तम राम है, साहिल खान है, आज साहिल खान का जन्मदिन भी है। साहिल जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई आपको। जुबैर खान है, कृष्णा राय हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो आप सभी साथी इसको शेयर भी करिएगा, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो भी नए साथी हैं जुड़े विश्व वारदात तक के छोटे से परिवार से, आप सभी साथी अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। चलते आप सभी साथियों को एक बार फिर से जय हिंद, नमस्कार।